कैसे हो प्यारे बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग शानदार, जिंदा, जबरदस्त हो गए। लेकिन फिर भी आप लोग सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं कि सर रोज हम लोग पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं थक जाते हैं, तो कैसे जिंदा और जबरदस्त रहेंगे? तो देखो, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अभी आप जिस स्थान पे हो, जहां पे हो, तो आपको ना कभी भी खुद में कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है ना? क्योंकि जब हम लोग जनरल कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, आज हमारे गार्जियन ने, हमारे माता पिता ने हमें इस लायक बना दिया है, ठीक है। भगवान ने मुझे एक बार गरीब फैमिली में जन्म दे दिया, किसी कारण से मुझे कम नॉलेज है, तो क्या हुआ? मुझ में मेहनत करने की तो क्षमता है, मैं मेहनत तो कर सकता हूं, और मेहनत इतना करके दिखाऊंगा कि चाहे आज कितना भी गरीब हूं, एक दिन मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मतलब कि गरीब का मतलब यहाँ क्या कि पढ़ने में अगर आप कमजोर हो तो मेहनत करने से कौन डरता है? मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे तो कभी नहीं डरेंगे। और आप लोग अगर मेहनत करते रहोगे, लगातार कोशिश करते रहोगे, तो मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप हर कामयाबी को पार कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए आज एक इंपॉर्टेंट सेशन की फिर शुरुआत करते हैं, सेशन नंबर 44, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे सालों मिस के साथ, जिसमें साइंस का भी प्रश्न होगा, जिसमें हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी और पॉलिटी का भी। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 44 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, पपेटी किसका त्योहार है? पपीती एक त्योहार है और आपसे ये सवाल कर रहा है कि यह किस धर्म का त्योहार है। तो ये उस धर्म का त्योहार है जो बहुत ही पुराना रहा था, जिसका इतिहास बहुत पुराना रहा था, और जिसके जो एकेश्वरवादी को फॉलो करता था, मतलब जो एक ईश्वर को मानता था। और भी आप यहाँ पे बता सकते हो उसके बारे में कि उनकी संख्या, उनका जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन हाँ उनका इकोनॉमी में एक अच्छा योगदान होता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम पारसी धर्म के बारे में। जो आपका पपेटी हो गया, ये आपका किस धर्म का त्योहार है? तो ये हो जाएगा आपका पारसी धर्म, ठीक है, पारसी धर्म। अगर पारसी धर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये विश्व का अत्यंत प्राचीन धर्मों में से एक और एकेश्वरवादी धर्म है, ठीक है। ये धर्म कहाँ फला फूला? तो ईरान, जिसको कभी हम लोग फारस के नाम से भी जानते थे, ईरान में यह धर्म फला फूला। लेकिन हुआ क्या, 7वीं सदी में, हम लोग जानते हैं कि 7वीं सदी में एक नए धर्म का उद्भव हुआ, और वो कौन सा धर्म था? इस्लाम धर्म, ठीक है। इस्लाम धर्म के उद्भव के बाद क्या हुआ कि जो आपके अरब के लोग थे जो इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स थे, वह अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत जगह पर जाने लगे। और उसी दरमियान अरब से कहाँ पहुंचे? तो ईरान पहुंचे। ईरान पहुंचने के बाद वहां के लोगों पे भी प्रेशर डाला गया कि आप अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म को अपनाओ। तो वहीं से शुरू हुआ ईरानियों का, या फिर आप कह सकते हो पारसियों का भारत में आगमन। अरबों के द्वारा जब फोर्स किया गया, फोर्सफुली ये बोला गया कि आप पारसी धर्म को छोड़ के इस्लाम धर्म अपना लो, तब वही ईरानी लोग, वही पारसी लोग अपने भारत की ओर आए। और भारत में आप जान सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट पारसी धर्म के व्यक्ति, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, जमशेदजी टाटा हो गए, ये सारे किस धर्म के फॉलोअर्स थे? तो ये थे आपके पारसी धर्म का। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या हो, पहला हम लोग देख सकते हैं प्राचीन धर्म, है ना, सबसे प्राचीन धर्म में से एक है, प्राचीन धर्म में से एक, प्राचीन धर्म में से एक। दूसरा आप क्या बोल सकते हो? एकेश्वरवादी धर्म। एकेश्वरवादी धर्म क्या होता है? जैसे देखो, आप यहूदी को उठाओ, क्रिश्चियन को उठाओ, और आप इस्लाम को उठाओ, पारसी को उठाओ, ये सारे क्या है? एकेश्वरवादी। ये अपना एक ईश्वर को मानते हैं। लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म है, आपको पता है कि हमारे यहाँ देखो, आप हर मंथ, हर 2 मंथ में आपका कोई ना कोई फेस्टिवल अलग अलग देवता और भगवान के आते हैं। तो हम लोग बहुदेववादी हैं। और ये धर्म कैसा है? तो ये है आपका एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे धर्म के संस्थापक रहे थे, इस्लाम धर्म के भी संस्थापक थे। इस धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे जरथुष्ट्र, जरथुष्ट्र, ठीक है। अब देखिए, अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़े अपने भारत का, तो एक वेद का नाम आता है ऋग्वेद, जो अपने भारत का सबसे प्राचीन वेद है। और जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो ये बताते हैं कि ऋग्वेद और जेंदावस्था दोनों में बहुत समानता है। जेंदावस्था क्या है? तो जो जेंदावस्था है, ये पारसी धर्म का, जेंदावस्था जो है ये पारसी धर्म का क्या है? तो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ।
पवित्र ग्रंथ। और जिंदावस्था का बहुत कुछ जो समानता है ये किस बुक से मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद से। इसीलिए हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं कि जो हमारे भारत में आर्य आए थे वो मे बी कहाँ से आए थे, तो आपका ईरान से आए थे, ठीक है। क्योंकि ऋग्वेद में कुछ कुछ ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो किससे मिलते हैं, तो ये मिलते हैं जिंदावस्था से, ठीक है। ये हुआ। दूसरा आइएगा, तो इनका भी एक फेस्टिवल का नाम हम लोग सुने, नाम क्या था, पपीती, जो आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ था। दूसरा आप एक फेस्टिवल और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका शुरुआत कौन करवाया था, तो वो आपका बलबन शुरुआत करवाया था। नाम क्या था उस फेस्टिवल का, तो उस फेस्टिवल का नाम था नवरोज। नवरोज, नवरोज क्या, तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है नवरोज से। नवरोज क्या है, तो ये पारसी धर्म का नव वर्ष को नवरोज के नाम से जाना जाता है। ये पारसी धर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और ये फेस्टिवल अपने भारत में भी मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो दिल्ली सल्तनत में जब गुलाम वंश का शासन चल रहा था तो उसी में एक और शासक आया था जिसका नाम था बलबन। और बलबन ने भारत में कौन सा त्योहार शुरू करवाया था, तो नवरोज त्योहार शुरू करवाया था। आप इस चीज को याद रखोगे। चलिए, पारसी धर्म के बारे में ये हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो थोड़ा सा इस धर्म को अलग बनाता है उसके बारे में सुनिएगा। पारसी धर्म के लोग में जब किसी की मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार बहुत ही अलग तरीके से होता है। जैसे हम लोग जानते हैं हिंदू में क्या होता है कि सबको जला दिया जाता है, अग्नि को सौंप दिया जाता है, इस्लाम वगैरह में दफना दिया जाता है, क्रिश्चियन में भी वैसा ही कुछ होता है। पारसी में क्या होता है, तो जो पारसी धर्म के लोग होते हैं वह भूमि को, मतलब जमीन को, आग को, पानी को, इन सब सारी चीजों को बहुत पवित्र मानते हैं और इसको गंदा करने से बचते हैं। इनका कहना है कि अगर आप किसी भी मनुष्य के सब कुछ जला रहे हो तो आप पर्यावरण को गलत कर रहे हो, गंदा कर रहे हो। आप भूमि में दफना रहे हो तो आप भूमि को गंदा कर रहे हो। तब ये लोग क्या करते हैं, तो इनका बहुत ही अनोखा सिस्टम है आपका ये अंतिम संस्कार का। ये क्या करते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति की, जब पारसी धर्म से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तब ये क्या करते हैं, ये उसके सबको आकाश को सौंप देते हैं। किसको सौंप देते हैं, आकाश को, मतलब खुले जगह पर रख देते हैं। और अगर आकाश को नहीं सौंपते तो एक जगह इनका बना हुआ होता है जिसको हम लोग कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस, इसी को हिंदी में दखमा भी कहा जाता है, दखमा, ठीक है। या तो आकाश को सौंप देते हैं या फिर टावर ऑफ साइलेंस या दखमा पे ले जाकर के रख देते हैं और उस सबको कौन खा जाता है, तो गिद्ध और चील वगैरह उनको खा जाता है। लेकिन आज के टाइम में हम लोग को क्या पता है कि जो गिद्ध है इसकी संख्या लगातार कम होते जा रही है, ठीक है। जो गिद्ध संरक्षण परियोजना भी आपका चल रहा है, गिद्ध संरक्षण योजना, तो गिद्धों की संख्या कम होती जा रही है। तो अब इनके पास भी ये प्रॉब्लम बनते जा रहा है कि आखिर ये अपने धर्म के अनुयायियों का अंतिम संस्कार कैसे करें। तो खैर अभी तो फिलहाल इनका यही रिचुअल चल रहा था, आगे देखते हैं क्या होता है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पारसी धर्म से रिलेटेड फेस्टिवल। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है, राष्ट्रीय आपात। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आपात के बारे में। सबसे पहले अपने संविधान में राष्ट्रीय आपात का चर्चा किया गया है, तो जी हाँ किया गया है। देखिएगा किस भाग में किया गया है, हमारे संविधान में किस भाग में राष्ट्रीय आपात का चर्चा किया गया है, तो भाग 18। और अनुच्छेद आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद देखिएगा 3 जगह दिया हुआ है, मतलब आप कह सकते हो 352 से लेकर के 360 तक किस चीज का चर्चा किया गया है, तो राष्ट्रीय आपात का। अब यहाँ पे देखिएगा 4 का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। देखिए 352 हो गया, 356 हो गया और 360 हो गया। 352 में किस प्रकार के आपातकाल का चर्चा किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो क्या होता है, तो ये पूरे देश में लगता है, पूरे देश में अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, बाह्य आक्रमण हो गया या फिर युद्ध हो गया, बहुत खराब कंडीशन अगर देश में चल रहा है, तो बाह्य आक्रमण के टाइम में क्या होता है कि राष्ट्रीय आपात लगता है और ये पूरे देश में लगता है, ठीक है। उसके बाद 356 में आइएगा, इसमें लगता है आपका राजकीय आपात। राजकीय आपात, या फिर इसका ज्यादा सुटेबल नाम क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य में आपका जो संवैधानिक शासन है वो अगर विफल होते हुए नजर आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और इसमें क्या होता है ना कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो पूरा का पूरा अधिकार उस राज्य पे किसका हो जाता है, केंद्र सरकार का, ना कि राज्य सरकार का।
केंद्र सरकार का पावर हो जाता है। 360 में क्या है, तो इसमें है आपका वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, वित्तीय हम लोग को पता है ना कि फाइनेंस से बताता है पैसों की। तो जब कभी ऐसा सिचुएशन आए कि पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो जाए तब वित्तीय आपात लगता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अपने भारत में आज तक इतना बुरा कंडीशन कभी नहीं आया कि वित्तीय आपात लगाया जा सके। तो ये वाला आज तक अपने भारत में नहीं लगा है, ठीक है। ये वाला तो बहुत बार लगा है, राजकीय आपात बहुत बार लगा है, और जो 352 वाला है ये भारत में 3 बार लग चुका है। अगर आपसे सवाल करता है कि भारत में सबसे पहले राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो 1951 में पंजाब में लगा था। उस समय पंजाब पेप्सू हुआ करता था, वहां पर लगा था। हमारे से सवाल किया यहाँ पे राष्ट्रीय आपात के बारे में। राष्ट्रीय आपात देखिएगा, तो हम लोग अभी क्या देखें कि जो राष्ट्रीय आपात है जिसकी चर्चा 352 में की गई है, ये कितनी बार लगा, 3 बार। चलिए देखते हैं कब कब लगा। तो देखिएगा 1962 में किस वजह से लगा था, तो इस समय भारत प्रिपेयर नहीं था कि ये चाइना से मतलब युद्ध कर सके, और इस समय चीन आक्रमण कर दिया तो राष्ट्रीय आपात लगाया गया। उसके बाद फिर आइएगा 1971 में, इस समय क्या हुआ, तो इस समय पाकिस्तान से भारत का युद्ध हो गया था, ठीक है, पाक आक्रमण। और तीसरा आइएगा 1975 में, ठीक है, तीसरा 1975 में, और इस समय आंतरिक विद्रोह के कारण लगा दिया गया था, ठीक है, आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह। और हम लोग को पता है कि ये किसके द्वारा लगाया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। वैसे अगर आपसे सवाल करता है आज के टाइम में कि क्या आज के टाइम में आंतरिक विद्रोह की वजह से राष्ट्रीय आपात लग सकता है क्या, तो आज के टाइम में आंतरिक विद्रोह की वजह से राष्ट्रीय आपात नहीं लगता है। जब कोई सशस्त्र विद्रोह बाहर से हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, तभी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यहाँ पे एक चीज आप और नोटिस यहाँ पे कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 352 में एकमात्र आर्टिकल, एकमात्र अनुच्छेद जहां पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ी। तो देखिएगा सबसे पहले यूरोपीय संघ है क्या, यूरोपीय संघ है क्या। हम लोग को पता है कि यूरोप अपने आप में क्या है, तो ये आपका कॉन्टिनेंट है ना, यूरोप अपने आप में कॉन्टिनेंट है। तो यूरोप के कुछ देश मिलकर के आपस में क्या बना लिए हैं, यूनियन बना लिए हैं। और यूनियन बना करके क्या करते हैं, एक दूसरे से व्यापार करते हैं, एक दूसरे का रक्षा करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपसे सवाल कर रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ी थी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कब छोड़ा था, 2020 में, ठीक है। अगर इसके बारे में देखते हैं, यूरोपीय संघ शॉर्ट में आपको बहुत जगह EU लिखा हुआ मिलेगा। इसका स्थापना कब हुआ था, 1993 में, ठीक है। जैसे आपका नाटो हो गया ना, नाटो आपका अमेरिका वगैरह का, वो भी आपका नॉर्थ अटलांटिक वाले जो भी कंट्री हैं आसपास वाले, उनका ग्रुप है। तो वैसे ही आपका जो यूरोपीय संघ है, ये आपका यूरोप के बहुत सारे कंट्रियों का ग्रुप है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में, ठीक है। अगर आपसे सवाल करता है कि इसका मुख्यालय कहाँ होगा या फिर इसकी स्थापना हुई थी कहाँ, तो इसका जो स्थापना हुआ था यह नीदरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, एम्स्टर्डम। नीदरलैंड का एक शहर था जिसका नाम था मास्ट्रिच। नीदरलैंड का एक शहर मास्ट्रिच में हुआ था। और कई बार इस टाइप से सवाल भी बन जाता है कि जो यूरोपियन संघ है, इसकी स्थापना किस समझौता के बाद हुआ था, तो मास्ट्रिच समझौता। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम में एक शहर है जिसका नाम क्या है, ब्रुसेल्स। तो ये हो जाएगा आपका यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। आपसे सवाल कर सकता है एक सवाल और, यूरोपियन यूनियन में अब आपके कितने देश बचे हैं, तो अब कितने देश बचे हैं इसमें, 27। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। मतलब यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के हटने के बाद अब इसमें कितने कंट्री बचे हैं, 27। ऐसा ही आपसे नाटो का पूछ सकता है। नाटो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। अभी इसका नवीनतम देश कौन बना है, तो ये बना है स्वीडन, ठीक है। नाटो का अभी नवीनतम देश कौन बना है, स्वीडन। और स्वीडन के पहले कौन बना था, तो ये हो जाएगा फिनलैंड, ठीक है। चलिए इस चीज को आप याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा कौन सा संविधान संशोधन
EWS आरक्षण से संबंधित है। EWS इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, है ना। इसका जो आपका प्रावधान है, इसमें क्या किया गया है कि बोला गया है कि आर्थिक रूप से जो भी व्यक्ति कमजोर हैं वो किसी शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आपका लोक नियोजन में, मतलब सरकारी नौकरी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप अगर उसका फॉर्म फिलअप करते हैं, उसका आप जब जॉब निकालना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या होगा कि 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और इस संविधान संशोधन को किससे किया गया है? कितने नंबर का संशोधन है? 103वें नंबर का। और ये हुआ था कब? 2019 में। और ये क्या है? तो 10% आरक्षण देता है किसको? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, है ना। इस चीज को भी लिख लीजिएगा, आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, कमजोर वर्ग को। वैसे संविधान संशोधन क्या होता है? तो जो संविधान संशोधन जो वर्ड आप सुन रहे हो ये मेनली है क्या? तो संविधान में अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हो तो वो कैसे होगा? वो आपका संविधान संशोधन के माध्यम से ही होता है। चलिए देखिएगा संविधान संशोधन का चर्चा कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भाग 20 में, ठीक है। अनुच्छेद हो जाएगा, तो अनुच्छेद होगा 368। और इस चीज का प्रेरणा कहाँ से लिया गया? इस चीज का प्रेरणा कहाँ से लिया गया कि इन फ्यूचर आप अपने संविधान में समय के अकॉर्डिंग, समय के डिमांड के अकॉर्डिंग आप संविधान में बदलाव कर सकते हो। तो ये हम लोग प्रेरित हुए कहाँ के संविधान से? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से हम लोग इस चीज का प्रेरणा लिए थे, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन EWS से रिलेटेड है, 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपसे एक सवाल और कर सकता है कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 100वां संविधान संशोधन से क्या डिफरेंसेस आए थे अपने संविधान में? तो जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था ये 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, 3 बीघा कॉरिडोर। और इसमें क्या हुआ था? भूमि हस्तांतरण हुआ था। किन दो देशों के बीच? भारत और बांग्लादेश। आप ध्यान से सुनना, 100वां संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ था? भूमि का हस्तांतरण हुआ था। कुछ गांव भारत के द्वारा बांग्लादेश को दिए गए थे और कुछ गांव बांग्लादेश से भारत की ओर आए थे। मतलब ऐसा नहीं कि गांव घूम के चला आया था, मतलब बॉर्डर को थोड़ा सा आगे पीछे किया गया था। चलिए आगे आते हैं। 101वां भी इंपॉर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि जो GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको क्या किया गया? हमारे संविधान में जगह दिया गया। और कहाँ पर जगह दिया गया ये आप बताने वाले हो, ठीक है। GST का चर्चा हमारे संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है आप इस चीज को बताओगे। हमारे ये GST का चर्चा 101वां संविधान संशोधन से आया। 3वां तो हम लोग अभी देखे कि EWS है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 102वां। तो 102वां क्या होगा कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया गया? तो 102वां, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका 102वां संविधान संशोधन। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, आपसे सवाल कर रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश जो भूमिबद्ध देश है, भूमिबद्ध, ऐसा कहा जाता है कि लगभग पूरे विश्व में 44 कंट्री ऐसे हैं जो भूमिबद्ध हैं। भूमिबद्ध मतलब लैंड लॉक। आपसे सवाल कर सकता है कि सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? लैंड लॉक्ड कंट्री, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद आपसे एक और पूछ सकता है कि एशिया में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा हो जाएगा एशिया में? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? मंगोलिया, है ना। और मंगोलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका उलान बटोर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपसे पूछा है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र ऐसा देश जो भूमिबद्ध है। तो यहाँ पे आप देखो दक्षिण पूर्व एशिया मैप जानते हो ना, ऐसा होगा आपका उत्तर, दक्षिण और ये हो जाएगा आपका पूर्व। तो बात हो रहा है ये वाला। तो इधर साइड एशिया में क्या अपना भारत लैंडलॉक है? जी नहीं। सबसे अच्छे जगह पर अगर कोई देश बसा हुआ है तो वो है अपना भारत। सारा यहाँ पे क्लाइमेट भी बहुत बढ़िया है, गर्मी भी हो रहा है, बरसात भी हो रहा है, ठंड भी हो रहा है, सारी चीज यहाँ पे होते हैं। लैंडलॉक में अगर आपसे पूछता है दक्षिण पूर्व एशिया में, तो देखिए ये कौन सा कंट्री हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लाओस,
ठीक है, ये देखो आप, ये जो लाओस है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लैंड लॉक कंट्री। तो पहले तो आप इसी चीज को लिखोगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाओस। ठीक है, लाओस जो आपका लैंड लॉक कंट्री है। दूसरा आप क्या देखोगे कि जो लाओस है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, वियंतियाने। ठीक है, वियंतियाने। जो लाओस है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका वियंतियाने। अगर बात करें यहाँ की मुद्रा करेंसी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाओ कीप। ठीक है, किस धर्म का यहाँ बहुलता है, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। यहाँ आपका ज्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी ही पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये किससे बॉर्डर लगा रहा है, कंबोडिया से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए इसको साइड से याद रखिएगा कि जो कंबोडिया है, कंबोडिया के साथ ये बॉर्डर साझा करता है। और कंबोडिया का पुराना नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका खमेर। और यहाँ पे देखिए एक देश और है, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। थाईलैंड का क्वेश्चन जो है आपका एक बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ था। किस एग्जाम में पूछा हुआ था, बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ था कि थाईलैंड का पुराना नाम क्या है। तो थाईलैंड का जो पुराना नाम था, ये क्या नाम था, श्याम देश। श्याम देश, ये क्या था, तो ये था आपका थाईलैंड का पुराना नाम। और हम लोग देखें कि कंबोडिया, कंबोडिया का पुराना नाम क्या हो जाएगा, तो कंबोडिया का जो पुराना नाम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका खमेर। लाओस से आप और भी कुछ याद रख सकते हो। देखिए क्या याद रख सकते हैं कि जो लाओस है, ये जो लाओस है ये आसियान में है। आसियान, आसियान क्या है, तो ये जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया है, इसका एसोसिएशन है। ये सारे देश मिल करके, जैसे अभी हम लोग देखें ना, यूरोपियन यूनियन क्या किया है, 27 देशों का ग्रुप बना लिया है और साथ में व्यापार करता है, सहयोग से काम करता है। तो वैसे ही आपका साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन नेशन, यहाँ पे क्या होता है ना कि साउथ ईस्ट में जो भी कंट्री है ये सारे मिलकर के एक ग्रुप बनाए हुए हैं। और ये आसियान बनाया कब गया था, 1967 में। इसमें कितने देश आते हैं, तो 10 देश आते हैं। और उसी में से आपका कौन एक आ जाएगा, लाओस आ जाएगा। ठीक है, थाईलैंड के बारे में बात करें तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश। और एक चीज और भी याद रखिएगा कि ये जो आपका थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया है ना, ये सारे गुलाम थे एक टाइम में। और किसके गुलाम थे, तो फ्रांसीसियों के, फ्रांसीसियों के। ठीक है, मतलब फ्रांसीसी अपने भारत में भी थे, हम लोग को भी गुलाम बनाए हुए थे, बट ये इनका ज्यादा ध्यान कहाँ था, तो दक्षिण पूर्व एशिया पे। इस चीज को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, क्या लगता है क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। साधारण ब्रह्म समाज सुने हैं कभी आप, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो चलिए पूरा ब्रह्म समाज का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बायोडाटा देख लेते हैं। उठाते हैं ब्रह्म समाज को। ब्रह्म समाज, सबसे पहले तो आइएगा कि ब्रह्म समाज किस चीज से संबंधित था, तो ब्रह्म समाज संबंधित था अपने हिंदू धर्म में, अपने सनातन धर्म में फैल रही कुरीतियों को कम करने के लिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया जा रहा था। क्यों मूर्ति पूजा का विरोध क्यों किया जा रहा था इसके तहत, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्मकांड बढ़ गया था अपने भारत में, बहुत ज्यादा अंधविश्वास बढ़ गया था लोगों के बीच। लोग अच्छे कर्म ना कर करके सिर्फ पूजा पाठ और सिर्फ धर्म की ओर ध्यान दे रहे थे। धर्म का अर्थ होता है कर्म। जैसे आप अशोक का एग्जाम्पल लो ना, अशोक जिसको अशोक महान कहा जाता है, वो राजा था तो उसका धर्म था कि वो अपना कर्म करेगा। और उसका कर्म क्या था, अपने राज्य का विस्तार करना, अपने प्रजा को बचा करके रखना, उनका रक्षा करना। लेकिन जब अशोक बौद्ध धर्म अपनाया तो वो धर्म का मतलब समझ लिया पूजा पाठ। वो अपने कर्म से पीछे हट गया, हथियार छोड़ दिया, अपने साम्राज्य को फैलाना छोड़ दिया, बल्कि सिमट लिया उसको। और अपने प्रजा को भी छोड़ दिया, उनको भी बोला कि आप बौद्ध धर्म को अपनाओ और पूजा पाठ में ही रहो, मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो वो चीज धर्म नहीं होता है, धर्म बराबर कर्म। ठीक है, धर्म किसके बराबर होता है, कर्म के बराबर। यहाँ पे क्या हो रहा था, धर्म के नाम पे ढोंग हो रहा था। कब का बात हो रहा है, तो ब्रिटिश भारत का बात हो रहा है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था राम मोहन राय, एक व्यक्ति था जिसका नाम था राम मोहन राय। और वो इस समय बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, अंग्रेजी शिक्षा पे बहुत बल देते थे। इनका कहना था कि अंग्रेजी को आप बाइकआउट मत करो, आप अंग्रेजी को बाइकआउट करोगे फिर आप ब्रिटिश से कैसे लड़ पाओगे। अंग्रेजी जो है आगे जाके मेट्रोपॉलिटन लैंग्वेज बन जाएगा, आपके पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं रहेगा, पीछे रह जाइएगा। तो ये सब चीज उस समय ये व्यक्ति सोच रहा था 1828 ईस्वी के लगभग में। ठीक है, जो अभी के टाइम में देखो कि अभी के टाइम में लोगों का इंग्लिश कितना वीक होता है, खासकर हमारे बिहार में। और ये उस समय के बहुत ही धुरंधर व्यक्ति रहे थे। तो इन्होंने 1828 में एक समाज की स्थापना की, एक संगठन की स्थापना की, एक ग्रुप की स्थापना की, जिसका नाम क्या था, ब्रह्म समाज। देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। और उस समय तक इस व्यक्ति का नाम राम मोहन राय था।
तो फिर राजा कैसे जुड़ गया नाम में? तो जो राम मोहन राय थे उस समय भारत में मुगल शासक जो चल रहा था उसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो कि कैसा शासक था? तो बहुत ही बेकार निठल्ला शासक था, औरंगजेब के जैसा कट्टर नहीं था कि अपने देश को बचाता। अकबर द्वितीय ये एक ऐसा शासक था जो अंग्रेजों के पेंशन पे अपना लाइफ जी रहा था, इंजॉय कर रहा था, मौज मस्ती कर रहा था। अंग्रेजों ने क्या किया, देखा कि ऐसे भी ये बकलोल है, इसको पेंशन नहीं देंगे, कुछ नहीं होना है मेरा, और पेंशन बंद कर दिया। जब अंग्रेजों ने अकबर द्वितीय का पेंशन बंद कर दिया तो अकबर द्वितीय जो थे ये राम मोहन राय को बोले कि भैया आप ब्रिटेन जाके मेरा पेंशन चालू करवा दो, ठीक है, पेंशन चालू करवा दो। और इसीलिए खुश करने के लिए राम मोहन राय के नाम के आगे क्या लगा दिए? राजा। और उसी समय से राम मोहन राय किस नाम से जाने लगे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये तो चलो साइड का काम हो गया। मुगल शासक का पेंशन की बात करने के लिए वो गए थे वहां, कहाँ गए थे? ब्रिटेन। फाइनली 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की ताकि हिंदू धर्म में फैले हुए कुरीतियों को कम कर सके, लोगों को समझा सके, लोगों को बताएं कि अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े, धर्म बराबर कर्म होता है, अपना कर्म करें। ठीक है, उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, अकेले ये व्यक्ति नहीं थे। कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम, एम नहीं लिखाएगा ना, राजा राम मोहन राय, ठीक है, आर ट्रिपल आर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये थे, ये अपने सहयोगी के साथ ब्रह्म समाज का स्थापना किए 1828 ईस्वी में। उसके बाद 1833 ईस्वी में ये कहाँ चले गए? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन गए, किसके लिए गए? अकबर द्वितीय के लिए गए, उसका पेंशन चालू करवाने के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि 1833 ईस्वी में जब ये ब्रिटेन गए तो वहीं इनको एक बीमारी हो गया जिसका नाम था मेनिंजाइटिस, सर में हो जाता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस, और ब्रिटेन में ही मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलो मृत्यु हो गई। उसके बाद में जो इनका सहयोगी लोग था वो सही से वर्क कर रहा था, ब्रह्म समाज को आगे ले जाने का, फैलाने का कोशिश कर रहा था। लेकिन होता है ना कि आप भले ही किसी के साथ काम करना शुरू किए, आगे जाके उसका विचार कुछ और हो रहा है, आपका विचार कुछ और हो रहा है, और दोनों के बीच मतभेद हो जाता है। ठीक है, वही चीज हुआ यहाँ पर। किसके किसके बीच मतभेद हुआ? तो 1865 ईस्वी में किसके बीच? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर के, इनके विचारों को लेकर के दोनों के बीच मतभेद हो गया। और जैसे ही मतभेद हो गया तो केशव चंद्र सेन बोले कि अब हमको आपके साथ नहीं रहना है, हम अलग हो जाएंगे। 1865 में मतभेद हुआ और 1866 ईस्वी में, आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, 1866 ईस्वी में, ठीक है, क्या हुआ? तो जो केशव चंद्र सेन थे, जो केशव चंद्र सेन थे, एक नए ग्रुप का गठन किए जिसको कहा गया भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किए। और ये जो पुराना वाला ब्रह्म समाज था इसका क्या नाम हो गया? तो इसका इस समय नाम हो गया था आदि ब्रह्म समाज। पता है हम लोग बोलते हैं ना आदि काल, मतलब पुराना, आदि ब्रह्म समाज। ये कौन कहलाया? ये कहलाया पुराना वाला। ठीक है, चलिए, और ये पुराना वाला को कौन देख रहा था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर देख रहे थे। अब आगे जाकर फिर देखो, फिर इसमें मतभेद होगा। अब किसके बीच मतभेद होगा? तो 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज बना, और फिर आगे जाकर के 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज से एक और शाखा टूट गया। कौन सा शाखा? तो ये टूटा आपका साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। खैर ये अकेले नहीं थे, और इनके साथ कौन था? तो इनके सहयोगी, इनके सहयोगी। चलिए, बहुत कुछ आप यहाँ पे सीख लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साधारण ब्रह्म समाज, तो ये हो जाएगा आनंद मोहन बोस। आप इस चीज को एक बार दो बार और पीछे करके सुन लीजिएगा तो आपको ये चीज याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिएगा, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन थे? लद्दाख, हम लोग को पता है कि भारत का सबसे बड़ा यूटी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख। चलिए हम लोग उठाते हैं लद्दाख को और यहाँ पर देखते हैं उसके बारे में। लद्दाख जो आज के टाइम में भारत का सबसे बड़ा क्या है? यूटी। लद्दाख की राजधानी, तो दो राजधानी है, एक है आपका लेह और एक है आपका कारगिल। ठीक है, लेह और कारगिल। तो जो लेह है ये समर राजधानी है। ठीक है, समर मतलब ग्रीष्मकालीन,
ग्रीष्मकालीन। और जो आपका कारगिल है ये हो जाएगा शीतकालीन राजधानी, शीतकालीन राजधानी। ठीक है। लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं। लद्दाख में कितने जिले हैं? 2। और कौन कौन से? तो यही हो जाएगा लेह और कारगिल। ठीक है। लद्दाख का निर्माण कब हुआ था? तो लद्दाख को यूटी कब बनाया गया? किससे अलग करके बनाया गया? जम्मू कश्मीर से अलग करके। और बनाया कब गया? तो बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। 31 अक्टूबर को ही क्यों बनाया गया? क्योंकि इस दिन एक महान व्यक्ति का जयंती होता है। और किनका? तो पटेल साहब का। पटेल साहब का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। उसके बाद फिर देखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके इसको क्या बना दिया गया? यूटी बना दिया गया। उस समय यहाँ के एलजी कौन थे? एलजी बोले तो उपराज्यपाल। तो जिस समय यूटी का निर्माण हुआ उस समय यहाँ के एलजी कौन थे? तो ये थे आपके आर के माथुर। आर के माथुर। आपसे सवाल करेगा कि अभी कौन है? अभी एलजी कौन है? तो ये हो जाएंगे बी डी मिश्रा। बी डी मिश्रा। आप इस दोनों चीज को याद रखिएगा कि आपका ये चीज शुरुआत के कौन थे? तो ये थे आपके आर के माथुर। और अगर सवाल करता है कि अभी कौन है तो अभी हो जाएगा आपका बी डी मिश्रा। चलिए यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं हम लोग फेस्टिवल। जैसे अगर आपसे सवाल करता है कि लोसार फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये हो जाएगा आपका लोसार महोत्सव। ये कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख का। ठीक है। और अगर देखते हैं तो देखिएगा ममानी महोत्सव, ममानी महोत्सव ये भी लद्दाख का हो जाएगा। और भी देखिएगा स्पितुक गस्टर महोत्सव। और क्या हो जाएगा? सिंधु दर्शन महोत्सव, सिंधु दर्शन महोत्सव ये भी कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख का। एक चीज और याद रखिएगा रक्सबे खुरबानी। ठीक है। एक हो जाएगा एक आपका खाने का चीज होता है खुबानी टाइप का। इसका नाम आप लिखिएगा यहाँ पे पहले तो देखिएगा रक्त से कोड़पे खुबानी। ठीक है। इसको क्या दिया गया? तो इसको दिया गया GI टैग। कहाँ का? लद्दाख का। आंसर क्या हो जाएगा? पहले पूछ रहा है ना तो पहले हम लोग अभी ना देखिए आर के माथुर और ये रहा आपका लद्दाख, है ना। तो आपसे सवाल कर सकता है कि भारत और अफगानिस्तान का सीमा कहाँ पर लगता है? तो ये लद्दाख में लगता है। ये वाला देखो, ये वाला रीजन है ना अफगानिस्तान के साथ। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा भांड पथेर किस स्थान का लोक नृत्य है? आपसे सवाल कर रहा है कि जो आपका भांड पथेर है यह किस स्थल का लोक नृत्य है? तो सबसे पहले तो आइएगा कि ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है। हम लोग को पता है कि जम्मू कश्मीर जो कभी 370 की सहायता से इस विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया हुआ था, आज के टाइम में ये राज्य भी नहीं रहा। ये क्या बन गया है? तो ये आपका बन गया क्या? यूटी। ठीक है। ये आपका यूटी है। अगर आपसे सवाल करता है कि यह यूटी कब बना तो 31 अक्टूबर 2019 को, सेम डे जिस समय लद्दाख बना। इसकी भी 2 राजधानी है, एक हो जाएगा आपका श्रीनगर, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका जम्मू। तो जो जम्मू है ये शीतकालीन राजधानी है और श्रीनगर जो है ये समर राजधानी है। इसके पहले उपराज्यपाल कौन थे? ठीक है। इसके पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो ये हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी कौन है? तो अभी है मनोज सिन्हा। आप इस चीज को अच्छे से लिखते जाइएगा, हम बोल रहे हैं तो आप सुन के लिख लीजिएगा। ये पहले हो गए और ये अभी कौन है? तो मनोज सिन्हा। अभी यहाँ पे आपसे पूछा कि भांड पथेर किस स्थान का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर का भांड पथेर। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? लोक नृत्य कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। दूसरा देखिएगा गुच्छी मशरूम हो जाएगा। और देखिएगा कश्मीरी केशर। और देखिएगा विलो क्रिकेट बैट। ये सारा मतलब इससे क्या बनता है? क्रिकेट बनता है। ये सारा को GI टैग कहाँ दिया गया? तो ये दिया गया आपका जम्मू कश्मीर में। दूसरा देखिएगा एक और यहाँ मेला लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट, नाम क्या है? खीर भवानी मेला। ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका जम्मू कश्मीर में। एक देखिएगा यहाँ का कुपवाड़ा डाकघर को भारत का
भारत का पहला डाकघर का दर्जा दिया गया? भारत का पहला डाकघर का क्या दिया गया? तो दर्जा दिया गया कुपवाड़ा डाकघर को। ठीक है, और ये सब है कहाँ? तो ये सब है आपका जम्मू कश्मीर में। फिलहाल एक चीज और, जम्मू कश्मीर का प्राचीन इतिहास का जानकारी किस बुक से मिलता है? तो राज तरंगिणी से। और इस पुस्तक को लिखा कौन है? कल्हण। जम्मू कश्मीर पर कितने वंशों ने शासन किया था? तो कारकोट, उत्पल और लोहार। कारकोट, उत्पल और लोहार। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैनुल आबदीन जो कि आपका तुर्क मुसलमान था, इसने जम्मू कश्मीर से कौन सा कर था वो जो मोहम्मद बिन कासिम लगाया था, वो गैर मुसलमान पे लगा था, जजिया कर। हाँ, जजिया कर। जजिया कर को जम्मू कश्मीर से खत्म किया था और वहां पे गौ हत्या पे भी बैन लगाया था। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा, सिंधु नदी इनमें से किस देश में बहती है? आपसे सवाल कर रहा है सिंधु नदी के बारे में कि जो सिंधु नदी है ये आपका इनमें से किस देश में बहती है? तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो सिंधु नदी ये आपका तिब्बत हो जाएगा, भारत हो जाएगा और पाकिस्तान हो जाएगा। इन तीनों देश में बहती है। अगर बात करें सिंधु नदी के बारे में तो अगर देखो ये अपना भारत का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ पर एक आपका झील है। ठीक है, और इस झील का नाम क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। ठीक है, एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि जो तिब्बत है, ठीक है, तिब्बत अब आपका एक सोवर्निटी मतलब आपका स्वतंत्र देश नहीं रहा। इसके ऊपर आपका किसका कब्जा हो गया है? तो ये हो जाएगा आपका किसका? चाइना का। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि तिब्बत रहे या चाइना रहे, आप चाइना भी लगा सकते हो क्योंकि अब तिब्बत पे किसका अधिकार है? चीन का। तो देखिएगा यहाँ पर आपका एक मानसरोवर झील है और यहाँ पर एक आपका ग्लेशियर भी है। यहाँ पर एक ग्लेशियर भी है जिसका नाम है बोखर चू ग्लेशियर। हम लोग को पता है ना कि ग्लेशियर में बहुत सारे पानी आते हैं, बोखर चू ग्लेशियर, जिससे बहुत सारे पानी आते हैं कहाँ? मानसरोवर झील में। और जो मानसरोवर झील है इससे क्या होता है ना कि इससे सिंधु नदी निकलती है और ऐसे जाते हुए कहाँ गिर जाती है? तो ये पाकिस्तान की ओर चली जाती है और पाकिस्तान से कहाँ जाती है? तो पाकिस्तान से आपका अरब सागर में गिर जाती है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो आपका सिंधु नदी है ये लद्दाख में कहाँ पर से प्रवेश करती है? तो ये लद्दाख में जहाँ पे एंट्री करती है, इस प्रॉपर एरिया का नाम क्या है? इस प्रॉपर एरिया का नाम हो जाएगा दमचोक। ठीक है, दमचोक नामक जगह से ये भारत में एंट्री करती है सिंधु नदी, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 3180 किलोमीटर, है ना। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3180। जबकि अगर चर्चा करें गंगा नदी जो अपने भारत में बहती है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका 2525 किलोमीटर। 3180 किलोमीटर है। अगर बात करें भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो देखिएगा दो वो अलग अलग डेटा मिलता है। कहीं कहीं 2900 किलोमीटर लिखा होता है, कहीं कहीं 1114 किलोमीटर लिखा हुआ मिलता है। आप देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही होना चाहिए। ठीक है, 3180 किलोमीटर सिंधु की सहायक नदी है, मतलब सिंधु की लंबाई है। अगर बात करें सिंधु की सहायक नदियों के बारे में तो आपका श्योक नदी हो जाएगा। ठीक है, श्योक नदी हो गया। बाकी का सिंधु का हो जाएगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये आपके सिंधु के ही आपके सहायक नदी हैं। और यहाँ से देखो ये आपका तिब्बत से बहते हुए भारत की ओर आती है और फिर कहाँ गिर जाती है? तो पाकिस्तान में गिर जाती है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिएगा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है? देखिएगा, अगर आपसे नाम प्रॉपर ले लेता है उसके बाद बोलता है कि संविधान का आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है, तो आप क्या बताइएगा? आर्टिकल 32। ठीक है, लेकिन नाम नहीं लेता है और बोलता है कि संविधान का आत्मा किसको कहा गया है संविधान में, तो वो हो जाएगा प्रस्तावना। फिर से सुनिएगा कि अगर भीमराव अंबेडकर का नाम ले लेगा और बोलेगा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा किस आर्टिकल को कहा है, तो हो जाएगा आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बट अगर नाम नहीं लेता है और यूं ही पूछता है तो प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 32। आप देखो कि आर्टिकल 32 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 क्या करता है? तो सुप्रीम कोर्ट इसके द्वारा क्या जारी करता है? रीट जारी करता है, रीट। और रीट कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। देखिए, फंडामेंटल राइट है क्या होता है? कानूनी अधिकार और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर हो गया? कानूनी अधिकार, अगर आपसे कोई आपका अधिकार कानूनी रूप से छीनता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, बट सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे आपका मौलिक अधिकार कोई छीनता है, मान लो कि कोई टीचर ही है, हम ही, अगर हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप जवाब नहीं देना चाहते हो, आप चुप रहना चाहते हो, तो वो आपका मौलिक अधिकार है।
ठीक है, हम अगर पढ़ाना नहीं चाहते हैं तो ये मेरा मौलिक अधिकार है, आप पढ़ना नहीं चाहते हो आपका मौलिक अधिकार है। तो उसके खिलाफ अगर आप पे कोई जोर जबरदस्ती करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट आप कैसे जा सकते हो, आपके पास कहाँ से इतना पावर हो गया कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो आर्टिकल 32 आपको ये पावर दे रहा है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। अब आपके साथ किस तरह का आपका मौलिक अधिकार छीना गया है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार का, जो हम लोग अभी देखेंगे। अगर देखिए, मान लो कि कोई व्यक्ति आपका सुप्रीम कोर्ट, अब यहाँ पे 32 का बात हो रहा है, एक आप साइड में जान लीजिए कि रीट निकालने का अधिकार हाई कोर्ट के पास भी होता है। और हाई कोर्ट को कौन सा आर्टिकल पावर देता है, 226। खैर इसको साइड में रखिएगा, ये बस याद रखिएगा कि हाई कोर्ट भी रीट निकालता है। हम लोग मेनली यहाँ पे बात करने वाले हैं आर्टिकल 32 के बारे में। सुप्रीम कोर्ट रीट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार उसको वापस दिलाने का कोशिश करता है और दिला भी देता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 32 के बारे में कि है क्या। देखिएगा, आर्टिकल 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 को यह भी कहा जाता है कि मूल अधिकार के लिए, देखिएगा यहाँ पे संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। मतलब समझे, मतलब मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने का क्षमता कौन देता है, तो ये भी एक मूल अधिकार ही क्षमता देता है। और ये कौन सा मूल अधिकार है, तो आर्टिकल 32 में लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मतलब अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता है तो वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रीट या याचिका दायर करेगा, निकालेगा। ठीक है, कितने प्रकार का रीट होता है, 5 प्रकार का, और वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिएगा कौन कौन। तो सबसे पहले तो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद दूसरा हो जाएगा परमादेश, तीसरा हो जाएगा प्रतिषेध, चौथा हो जाएगा उत्प्रेषण, और पांचवा हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। चलिए हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है। सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। उसमें से पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, होबियस कॉर्पस। अगर आप, एक मूवी है साउथ का, एक मूवी है, क्या नाम है उस मूवी का, भीम करके कोई मूवी है, उसमें इसका दिखाया है कि कैसे यूज होता है। जय भीम, हाँ जय भीम करके उसका नाम है। तो यहाँ पे देखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। अगर मान लो कि अगर पुलिस आकर के हमको अरेस्ट करता है, पुलिस ही नहीं, कोई भी एबीसी कोई भी बंदा हमको, अगर कोई भी व्यक्ति हमको अरेस्ट करता है, वैसे अरेस्ट करने का अधिकार तो पुलिस के पास ही है। अगर पुलिस हमको अरेस्ट करता है तो पुलिस का ये कर्तव्य होगा, पुलिस का ये कर्तव्य होगा कि 24 आवर्स के बाद वो हमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। और ये मेरा मौलिक अधिकार होगा। चलो हम कुछ कांड किए हुए हैं, हम कैदी बने हुए हैं, हम जेल में हैं, उसके बावजूद हमारे पास मौलिक अधिकार है कि मजिस्ट्रेट के सामने हमको 24 आवर्स के बाद पेश किया जाएगा। लेकिन वो पुलिस वाला, चलो हमसे कोई दुश्मनी निकाल रहा है, अगर हमको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जा सकता है क्योंकि हम तो जेल के अंदर हैं, तो मेरा कोई भी रिलेटिव वो सीधा कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार उसको कौन सा आर्टिकल दे रहा है, 32। और सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रीट जारी किया जाएगा। और पुलिस को बोला जाएगा कि जिस भी व्यक्ति को आप बंदी बनाए हैं उसको ले जाकर के आप मजिस्ट्रेट के सामने लाइए या फिर आप कोर्ट के सामने लाइए। तो ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। ज्यादा समझने वाला बात नहीं था, नाम से पता चल रहा है बंदी, मतलब जिसको आप बंदी बनाए हो उसको प्रत्यक्ष रूप से आप सामने लाओ। ठीक है, दूसरा आइएगा परमादेश, जिसको मैंडेमस भी कहा जाता है। इसका जब आप संधि विच्छेद करते हो तो क्या मिलता है आपको, परम आदेश, है ना। परम आदेश, कोई ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पे बैठा हुआ है और अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको क्या दिया जाता है, परम आदेश, कि आप अपना काम सही से करो, सही समय पर करो। ये हो गया परमादेश। उसके बाद फिर आइएगा, अच्छा ये प्रतिषेध को और उत्प्रेषण को दोनों बहुत मिलता जुलता है, तो इसको भी स्किप करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। नंबर 5 पे आइएगा, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब ये होता है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हो। ठीक है, मान लो कि किसी भी व्यक्ति, मान लो कि कोई स्कूल का किरानी है, ठीक है, और उस स्कूल की प्रिंसिपल स्कूल नहीं आ रही है, तो किरानी क्या कर रहा है कि जाकर के प्रिंसिपल का जो साइन करना था वो सारा काम किरानी कर रहा है। तो आप बताओ वो इलीगल होगा कि नहीं, साइन करने का अधिकार किसके पास है, प्रिंसिपल के पास। और वो जो आपका पियून है, जो आपका किरानी है, वो क्या किया, साइन किया। तो उसके लिए अगर रिट निकालना होगा सुप्रीम कोर्ट को, अगर उसके खिलाफ कोई आपका FIR करता है तो सुप्रीम कोर्ट वो जो किरानी था उसके खिलाफ कौन सा निकाल सकता है रिट, तो ये हो जाएगा आपका को वारंटो, है ना, अधिकार परीक्षा। मतलब आप किस अधिकार से उस पद पे काम कर रहे थे, आप उससे नीचे वाले पद पे थे, फिर आप अपने ऊपर वाले पद का काम क्यों किए, अधिकार परीक्षा, ये होता है अधिकार परीक्षा। अब चलिए ये तीनों में तो नाम से भी आदमी पकड़ लेता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन मेनली कहाँ पे होता है, तो प्रतिषेध में और उत्प्रेषण में। तो देखिएगा कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण क्या है, आराम से समझने वाली बात है यहाँ पे। प्रतिषेध
और उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ये क्या है? तो देखिएगा, सबसे पहले तो दोनों में काफी समानताएं हैं, ठीक है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण मेनली लाया किसके लिए जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ कोट के लिए, सिर्फ और सिर्फ कोट के लिए, ठीक है। ये दोनों जो आपका रीट है ये सिर्फ और सिर्फ कोट के लिए लाया जाता है। कोट कैसा? तो निचला कोट के लिए ऊपरी कोट के द्वारा ये रीट लाया जाता है। मान लो कि हाई कोर्ट कोई है, ठीक है, वो उसके लिए उसके खिलाफ किसके द्वारा लाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मान लो कि यहाँ पे कोई हाई कोर्ट है, मान लो कि अपना पटना हाई कोर्ट का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ दोनों जगह, ठीक है, हम भी अपना पटना हाई कोर्ट का यहाँ पे एग्जांपल लिए, यहाँ पे भी पटना हाई कोर्ट का एग्जांपल लिए। मान लो कि कोई ऐसा केस था, कोई ऐसा काम था जो हाई कोर्ट के दायरे में नहीं आता, उसके बावजूद हाई कोर्ट जो है उस केस पर वर्क कर रहा है, उस केस पर हियरिंग करवा रहा है अपने कोर्ट में, तब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है या तो प्रतिषेध लाएगा या तो उत्प्रेषण लाएगा। किसके खिलाफ? तो अपने से छोटे कोर्ट के खिलाफ। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ, ठीक है। तो पहला तो आप क्या समझे कि जो प्रतिषेध है और जो उत्प्रेषण है दोनों किसके लिए आता है? तो कोर्ट के लिए। किसके खिलाफ आएगा? तो जो छोटा कोर्ट है उसके खिलाफ। और कौन लाएगा? तो छोटा वाला कोर्ट से कंपेयर में जो बड़ा होगा वो लाएगा। तो अब इतना तो समानता हो गया, तो अंतर क्या है? तो देखिए अंतर क्या होता है, मेनली अंतर क्या है यहाँ पे? अंतर ये होता है कि मान लो कि पटना हाई कोर्ट में कोई हियरिंग चल रहा है, किसी पे बात चल रहा है, तो प्रतिषेध तब लाया जाता है जब वहां पे हियरिंग का मतलब हियरिंग चल रहा है, जब आपका केस चल रहा है और उस केस को रुकवाने के लिए ऊपरी कोर्ट के द्वारा क्या लाया जाता है? प्रतिषेध, ठीक है। मतलब कि आपके दायरे में ये हियरिंग नहीं आता है, ये केस आपके दायरे में नहीं आता, आप इस पे क्यों वर्क कर रहे हो, आप इसको रोको, ठीक है। तो इसमें बस आप एक लाइन याद रखिएगा कि प्रतिषेध तब लाया जाता है जब केस पे काम चल रहा हो, जब हियरिंग हो रहा हो, ठीक है। ये हो गया प्रतिषेध। तो उत्प्रेषण में क्या होता है? उत्प्रेषण में ये होता है कि जब कोई कोर्ट फैसला सुना दिया, जब कोई कोर्ट हियरिंग करके फैसला सुना दिया और वो जो केस था, वो जो केस में ये फैसला दे दिया वो इसके अंडर में आ ही नहीं रहा था, उसके बावजूद वो फैसला सुना दिया, तो इसके फैसले को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन सा रीट जारी करेगा? उत्प्रेषण। अब समझ में आया होगा। यहाँ पे प्रतिषेध में बोला जाता है कि काम रोक दो, आपके अंडर का काम नहीं है ये। और उत्प्रेषण में क्या बोलेगा कि चलो काम हो गया लेकिन तुम्हारे अंडर में था नहीं, इसलिए क्या कर रहे हैं, तुम्हारा फैसला हम बदल रहे हैं। कौन करेगा? तो बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट के खिलाफ। बस इसमें इतना ही था। आप इसको एक बार दो बार फिर से सुन लीजिएगा पीछे करके, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लगातार हम लोग एक आर्टिकल से चलना शुरू किए हैं, अभी हम लोग 32 तक पहुंचे और इस पे एक भी स्किप नहीं किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अभी लगभग 450 आर्टिकल हो चुका है, इससे भी ज्यादा। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको सारा का सारा आर्टिकल याद करना है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आगे स्किप कर करके भी आएगा, अब आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपना यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल 32 है ना, और भाग 3 में ही आ रहा है। चलिए तो अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 10 फैक्ट्स के साथ। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।